थर्मोकेमिस्ट्री में एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम कर देते हैं। और आज इस क्लास का टॉपिक है लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड सोलेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इन तीन चार चीजों को मिला करके एक क्लास में बनाने का डिसीजन लिया है। तो एंथैल्पी जो है, नाम लेते ही अब समझ में आ जाना चाहिए कि एंथैल्पी मतलब कि कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस है, उसमें जो हीट आएगा या जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, उसी को हम एंथैल्पी बोलेंगे। और एंथैल्पी बोलने का तुरंत समझ जाना है मतलब कि ये जो हीट का मेजरमेंट किया गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना है। करेक्ट। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है समझने के लिए हमें एक एग्जांपल की जरूरत है। एग्जांपल के तौर पर हम NaCl को लेंगे। NaCl सॉलिड होता है, तो सब लोगों के घर में नमक होता है, देखे हो। ये एक आयनिक कंपाउंड है जो Na+ और Cl- आयन से मिलकर के बना है। सोचो Na+ और Cl- पहले अलग अलग है, फिर दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, कंबाइन होंगे और NaCl बन जाएगा। तो इसमें एंथैल्पी का कुछ तो चेंज होगा ना, इसी को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। चाहे तो डेल्टा H लैटिस ऐसे लिख दे नीचे की तरफ, और जो भी वैल्यू है उसको आगे रिपोर्ट करें। कंडीशन ये है, सोडियम आयन को हम गैसियस स्टेट में कंसीडर करेंगे, क्लोराइड आयन को गैसियस स्टेट में कंसीडर करेंगे। कोई भी आयनिक कंपाउंड का एक मोल, किसी आयनिक कंपाउंड का एक मोल अगर उसके गैसियस कंपोनेंट आयन से बनता है, ध्यान रहे वर्ड हमने बोला गैसियस कंपोनेंट आयन, जो आयन इसमें मौजूद है वही आयन से तो बनाना ही बनाना है, लेकिन गैसियस स्टेट में। सोडियम आयन गैसियस स्टेट में, क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में, दोनों जब एक दूसरे के पास आकर के NaCl सॉलिड बना देंगे एक मोल, तो इसमें जो हीट रिलीज होगा या जो हीट कंज्यूम होगा उसी को हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। तो जब भी अट्रैक्शन होता है, हीट हमको मिलता है, तो जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, खूब स्टेबल हो जाएंगे, उनके बीच में खूब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ हीट निकलेगा, उसी को हम लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। वैल्यू तो हमें नहीं याद है, कुछ भी लिख देते हैं, चलो हम लिख देते हैं 55.4 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब यह है कि एक मोल सोडियम क्लोराइड जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के कॉम्बिनेशन से बनेगा तो उसको हम सोडियम क्लोराइड का लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। और इसका वैल्यू इतना है, इतना हीट रिलीज हुआ है। इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम तोड़े सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, ठीक है, लेकिन कंडीशन वही है कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड होगा और सोडियम आयन गैसियस और क्लोराइड आयन गैसियस। तो ऐसे सिचुएशन में एंथैल्पी का जो चेंज होगा उसे हम फिर से लैटिस एंथैल्पी ही बोलेंगे, लेकिन चूंकि डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है इसीलिए अब ये पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा। मतलब कि अगर इन दोनों को जोड़ने पर एनर्जी मिलती थी, तो इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पर इतना एनर्जी हमें मिल रहा था, इतना हीट हमें मिल रहा था, यहाँ पर इतना हीट खर्च हो रहा है। तो हम इसको दोनों तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं और दोनों तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये वाला मेथड ले लें डिफिनेशन के लिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड या हीट रिक्वायर्ड, एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी नहीं लिखते, चलो हीट ही लिखते हैं, हीट ज्यादा बेटर लगता है। हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट one mole of an ionic compound into, इसमें तोड़ना है इसको, to dissociate 1 mole of an ionic compound into isolated gaseous ions। गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना। आइसोलेटेड मतलब सब खूब दूर दूर रहेंगे, ऐसा नहीं बहुत चिपके हुए रहेंगे, सब खूब दूर दूर रहेंगे, उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड। तो हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू आइसोलेटेड गैसियस आयन कैन बी कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। अब ये अट्रैक्शन जितना मजबूत रहेगा इन दोनों के बीच में, तोड़ने में उतना ज्यादा एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। इसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा हीट हमें लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ओके,
इसी तरह से जो भी कंपाउंड होगा उसके लिए हम ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस हो गया, KCl है तो K प्लस Cl माइनस हो जाएगा। तो जैसा कंपाउंड रहेगा वैसा इक्वेशन हम अपने सुविधा के अनुसार बना लेंगे। सपोज MgCl2 है तो हम उसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं कि MgCl2 give you Mg प्लस 2 एंड ट्वाइस Cl माइनस, ये भी गैस में रखना है, ये भी गैस में रखना है और ये तो सॉलिड रहेगा। ओके, और जो भी इसमें एनर्जी या एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम डेल्टा एच करके वो माइनस के सिंबल के साथ दिखा देंगे। और ये ध्यान रखना है कि जब इसको हम तोड़ेंगे तो हीट खर्च होगा, और जब इसको हम आयन को मिला करके वापस इसको बनाएंगे तो हीट हमें मिलेगा। डिफिनीशन हम इधर से भी दे सकते हैं और इधर से भी दे सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड गैसेस आयन को मिला करके एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाने पर जो एंथैल्पी चेंज होता है या जो हीट हमें मिलता है उसको भी लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो डिफिनीशन दोनों तरफ से हम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान देना है कि प्रोसेस क्या हो रहा है। देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये क्या चीज है? हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब जैसे कोई आयन है, ठीक है, हमने NaCl को पानी में घोला तो Na प्लस आयन सपोज गैसियस स्टेट में है, जब ये पानी में जाएगा तो पानी के साथ इसका कुछ अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ तो कुछ होगा। Na प्लस क्या है, जब पानी में जाता है तो पानी का मॉलिक्यूल पोलर होता है, प्लस माइनस इस पर दो पोल है, तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको अपने निगेटिव पोल से अट्रैक्ट करेंगे। पानी के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से, पानी के मॉलिक्यूल जो है इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, और जब घेरेंगे तो अपना निगेटिव पोल इसको तरफ इसकी तरफ कर देंगे ताकि जो है इन दोनों में थोड़ा अट्रैक्शन हो सके, और पॉजिटिव पोल अपोजिट साइड में लगाएंगे। तो इस अट्रैक्शन के कारण एनर्जी हमेशा रिलीज होता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो Na प्लस गैसेस स्टेट में है, ये भी पानी में जाएगा तो इसके साथ यही होगा। Cl माइनस है, वो भी गैसेस स्टेट में, जब पानी में जाएगा तो पानी इसको भी अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा? अपने पॉजिटिव पोल से, पॉजिटिव पोल इसकी तरफ, निगेटिव पोल दूर की तरफ, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, ठीक है। तो Na प्लस को भी पानी अट्रैक्ट कर रहा है, Cl माइनस को भी अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब NaCl जब पानी में डाला जाएगा तो उसके आयंस पहले तो टूटेंगे और फिर टूटने के बाद वो पानी के साथ अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप बनाएंगे और इसमें एनर्जी रिलीज होगा। इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन का एंथैल्पी है ये। ओके, तो बस नाम याद रखो, काम बन जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं इस चैप्टर में। जैसा नाम है वैसा ही काम है। जो हाइड्रेशन होता है उस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसी को हाइड्रेशन की एंथैल्पी बोलते हैं। अगर हाइड्रेशन पता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोकस हाइड्रेशन एंथैल्पी पर नहीं, हाइड्रेशन पर करो। फोकस लैटिस पर करो कि लैटिस क्या होता है। ये सॉलिड का जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लैटिस बोलते हैं एक तरह से। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब कंपाउंड को NaCl को पानी में घोला तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों ही आयन पानी के साथ जा करके कुछ अट्रैक्शन बनाएंगे और उसमें एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगा, जिसको हम NaCl का हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे। देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब पानी में घोलने की बात कर रहे हैं। तो फिर समझ में आता है कि NaCl को पानी में घोल दो, ठीक है, NaCl को पानी में घोला है, कुछ तो हीट का लेन देन होगा, या तो आएगा या तो जाएगा। जो एंथैल्पी का चेंज हुआ उसी को हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। हम इन तीनों को एक साथ इसलिए पकड़े हैं क्योंकि यहाँ हमें एक रिलेशनशिप बनाना है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये रिलेशनशिप देखो कैसे बनाया है हमने, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है डिराइव करना है, बस एक जनरल सोच हमें चाहिए। NaCl है हमारे पास, 1 मोल NaCl है। NaCl सॉलिड होता है, पानी में डालेंगे तो क्या अभी भी सॉलिड रहेगा? आंसर है नहीं। पानी में जाते ही सभी सोडियम क्लोराइड आयन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अलग होकर के पानी में घुल जाएंगे। तो इसको दो स्टेप में देख सकते हो। पहला स्टेप NaCl जो है आयंस में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस। फिर Na प्लस आयन जो है पानी के साथ मिल करके वो इस तरह का हाइड्रेटेड आयन बनाएगा। Na प्लस जो है पानी के साथ चारों तरफ से घिरा हुआ है, पानी का नेगेटिव पोल इसकी तरफ, पॉजिटिव पोल अपोजिट साइड में, ठीक है। ये है नेकेड सोडियम आयन, नेकेड क्लोराइड आयन। लेकिन पानी में जब मिलाओगे तो नेकेड नहीं रह जाएगा ना,
दोनों आयंस का क्या हो जाएगा, पानी के साथ रिलेशनशिप बनेगा, पानी जो है इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पानी को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है नेकेड आयन और ये है हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड एंड हाइड्रेटेड ऐसा कुछ कहते हैं। ये आयन नेकेड, इसके चारों तरफ पानी का लेयर नहीं बना है, इसमें क्या है पानी ने इसके चारों तरफ एक लेयर बना दिया और ये हो गया हाइड्रेटेड आयन हो गया। तो जब NaCl को पानी में घोला तो दो काम हुआ, पहला काम कि इसका क्रिस्टल टूट जाएगा, इसको तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। फिर ये सोडियम आयन पानी के साथ अट्रैक्शन करेगा, क्लोराइड आयन पानी के साथ अट्रैक्शन करेगा, हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा या जो एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है ना, यहाँ तोड़ रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होगी, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। दोनों का डायरेक्शन देखो अपोजिट है, यहाँ तोड़ना है तो एनर्जी खर्च हो रही है और यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी हमें मिल रही है। इन दोनों को मिला दे पूरा तो यही है प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन जब बनता है तो यहाँ पर यही दो काम होते हैं। आयनिक कंपाउंड है तब वो पहले तो आयंस में टूटेगा, फिर ये आयंस पानी के साथ हाइड्रेशन करेंगे। तो दो स्टेप है, तो इस स्टेप और इस स्टेप मतलब दोनों स्टेप का जो एनर्जी मिला दे तो सॉल्यूशन का टोटल एनर्जी हो जाना चाहिए। वेरी सिंपल, और यही होता भी है। तो एंथैल्पी जो सॉल्यूशन का है वो लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के सम के बराबर होता है। लैटिस एंथैल्पी हमको देना है, यहाँ पर हीट खर्च होगा और यहाँ पर हीट रिलीज होगा। यहाँ पर क्या है, इसको तोड़ने में मुश्किल आएगी, बात को समझो थोड़ा। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ने में मुश्किल आएगी, जितना ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा इसको तोड़ने में उतना ही ज्यादा मुश्किल आएगा, ठीक है। तो अगर लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो वो कंपाउंड पानी में जल्दी नहीं घुलता है, समझ रहे हो। लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो कंपाउंड पानी में नहीं घुलेगा जल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगाओगे तब ना टूटेगा। इसके बाद इधर एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो मान लो इस वाले प्रोसेस में जो है 500 किलो जूल एनर्जी का लेन देन हो रहा है और इस वाले प्रोसेस में कुल मिलाकर के 600 एनर्जी का लेन देन हो रहा है। तो 500 किलो जूल मतलब क्या है कि इसको तोड़ने के लिए 500 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। इधर से 500 किलो जूल एनर्जी निकला क्या, तो आंसर है यस। इधर से तो 600 किलो जूल निकला है, तो 600 किलो जूल निकला है तो उसको तोड़ने के लिए सफिशिएंट है ना, क्योंकि हम अलग से कोई एनर्जी नहीं दे रहे, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। NaCl को पानी में घोल करके हम बिजली का झटका तो देते नहीं है। NaCl को पानी में घोला वो अपने आप घुल गया, मतलब पानी में मिलाया अपने आप घुल गया, तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो कैसे हो रहा है फिर, यहाँ एनर्जी चाहिए, कहाँ से आएगा, कौन दे रहा है ये एनर्जी, तो ये एनर्जी यहाँ से मिल रहा है। इस स्टेप में जो एनर्जी चाहिए वो इस वाले स्टेप से मिलेगी। यहाँ 500 किलो जूल एनर्जी चाहिए, अगर यहाँ 500 किलो जूल एनर्जी बन सकता है तभी तो ये घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। तो यहाँ 600 बनाया है हमने इस केस में, तो 600 बनाया है, इसका मतलब कि डेफिनेटली ये कंपाउंड पानी में आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि जितना एनर्जी इसको तोड़ने के लिए चाहिए वो इधर में मिल जा रहा है। कभी कभी केस ऐसा होगा कि इधर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और इधर एनर्जी मिल ही नहीं रहा है, इधर 2000 एनर्जी चाहिए और यहाँ सिर्फ 100 या 200 मिला, तो ऐसा कंपाउंड पानी में नहीं घुलता है, ठीक है ना। यही है सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड पानी में कब घुलेगा, कब उसको सोलिबिलिटी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगा उतना कम वो घुलेगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा उतना ज्यादा वो घुलेगा। ध्यान रखना है, लैटिस एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा वो उतना कम पानी में घुलेगा। जैसे 4 कंपाउंड्स दे दिया और चारों का लैटिस एनर्जी दे दिया और बोला कि बताओ पानी में कौन सबसे ज्यादा घुलेगा, कौन कम घुलेगा, कौन उससे कम घुलेगा, तो हम कहेंगे जिसका लैटिस वाला सबसे एनर्जी ज्यादा है वो सबसे कम घुलेगा, सबसे परेशानी से घुलेगा। और इस केस में जिसका हाइड्रेशन एंथैल्पी दे दिया 4-5 कंपाउंड को पूछा इसमें बताओ कौन सबसे आसानी से घुलेगा, कहेंगे जिसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है वो पानी के साथ इतना बढ़िया रिलेशनशिप बनाएगा और पानी में उतनी आसानी से घुलेगा। तो अगर पेपर में 3-4 क्वेश्चन और डेटा दे दिया जाए, एक का वैल्यू 100 है, दूसरे का 200 है, तीसरे का 300 है, चौथे का 400 है, ठीक है ना। 4 कंपाउंड्स दे दिया ABCD और सबका लैटिस एंथैल्पी दे दिया 100, 200, 300, 400 और पूछा किसको घोलने में सबसे ज्यादा परेशानी होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, तो हम कहेंगे ये वाला है। इसको इसका जो क्रिस्टल है इसको तोड़ने के लिए हमको 400 किलो जूल की एनर्जी चाहिए, जबकि इसमें बहुत कम चाहिए, इसमें थोड़ा और ज्यादा चाहिए, इसमें थोड़ा और ज्यादा चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा चाहिए। तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है और ये नहीं टूटेगा जल्दी इसका क्रिस्टल, और इसको घोलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और कैलकुलेशन करना होता है फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी
घुलने पर निगेटिव इंपैक्ट रखता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी घुलने पर पॉजिटिव इंपैक्ट रखता है। ये घुलने में मदद कर रहा है जबकि ये घुलने से रोक रहा है। किसी कंपाउंड को, किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में घुलने से ये रोक रहा है जबकि ये उसको घुलने में मदद कर रहा है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया, ये जितना कम होगा उतना बढ़िया। तो ये रहा हमारा लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉल्यूशन का एंथैल्पी और थोड़ा सा हमने आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्युबिलिटी का डिस्कस किया। इस चैप्टर में बस यही तुम्हें करना है कि जो नाम है उसके पीछे पड़े रहो, इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब है उसी के बेसिस पर हम अपना काम जो है बना लेंगे और थोड़ा सा दिमाग खुला रखेंगे कि भाई क्या क्या हो रहा है, सबको देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ हमने समझा कि ये पहले तोड़ा फिर पानी में जाकर के घुला, तो 2 स्टेप है तो दोनों को मिला दो तो वो सोल्यूशन के बराबर तो हो ही जाएगा। तो चलो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।